हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट का लेक्चर 3 देखेंगे। पिछले क्लास पे हमने देखा था कि जो इनकम है एंड अदर गोल्स हैं उनका इम्पोर्टेंस, कि इनकम और अदर गोल्स आपस में क्या महत्व रखते हैं। आज हम लोग जो देखेंगे वो है नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट के बारे में लोगों की क्या धारणा है, या कहें कि नेशनल डेवलपमेंट के बारे में आपका क्या विचार है। तो जैसे हमने अभी तक ऊपर देखा, जितना भी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग जो देख रहे थे उसमें निष्कर्ष ये निकल रहा था कि डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट गोल्स, ठीक है ना। यानी जितने पर्सन्स होंगे उनके लिए डेवलपमेंट का उद्देश्य भी उतना ही अलग होगा या डिफरेंट होगा। तो अगर हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करें कि राष्ट्रीय डेवलपमेंट क्या है, यदि हम आपसे लोगों से पूछें, आपकी जितने लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं, अगर उन लोगों से हम पूछें कि आपके नज़रिए से, यानी आपकी तरफ से नेशनल डेवलपमेंट क्या होगा, यानी राष्ट्रीय विकास क्या होगा, तो शायद सबके सोचने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो या सबके सोचने का तरीका अलग हो। यानी ये कह सकते हैं किसी एक विषय पर आप सभी लोग निश्चित नहीं हो सकते हैं। तो कुल मिला के नेशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो नेशनल डेवलपमेंट एक प्रकार से कहें तो ये जो है एक ऐसी धारणा है जो विभिन्नता और परस्पर एक दूसरे के विरोधी हो सकती है, या कहें विकास के जो विभिन्न तरीके हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट को जानने के लिए हम विभिन्न कंट्री या देश या राज्यों की तुलना करेंगे, विभिन्न देश व राज्यों की तुलना करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझा देना चाहते हैं कि आखिर हम अगर किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट की धारणा को जानना चाहते हैं तो कैसे हो सकता है। तो हम लोग एक क्लास का उदाहरण लेते हैं कि आप लोगों की एक क्लास का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए क्लास 10th, यानी क्लास 10th की एक क्लास है। उस क्लास में कुल 16 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। अब अगर हम इस क्लास की बात करें कि एक प्रकार से देखें कि यह क्लास कैसी है, इस क्लास के स्टूडेंट्स कैसे हैं, इसका आकलन अगर करना है, इसके डेवलपमेंट की अगर बात करना है या इस क्लास के बारे में हमें जानना है तो कई तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो इस 60 विद्यार्थियों में सभी में किसी ना किसी प्रकार की भिन्नताएं या डिफरेंस हो सकते हैं। क्या हो सकता है? सभी स्टूडेंट्स में कुछ ना कुछ डिफरेंट हो सकता है। जैसे ऊंचाई के आधार पर, हाइट, ठीक है ना, हाइट के आधार पर देखें तो इन 60 स्टूडेंट्स में कुछ की हाइट अच्छी होगी, कुछ की हाइट मीडियम होगी और कुछ की हाइट कम होगी। अब हाइट के बाद आ जाते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की बात करें यानी हेल्थ की अगर बात कर लें तो कुछ स्टूडेंट्स का हेल्थ अच्छा होगा और कुछ का हेल्थ मध्यम होगा और कुछ का हेल्थ कमजोर होगा। प्रतिभा, यहां प्रतिभा का मतलब टैलेंट से है, टैलेंट्स। तो टैलेंट्स की बात करें तो कुछ अधिक टैलेंट होंगे, कुछ मध्यम टैलेंट होंगे, कुछ सामान्य होंगे, ठीक है ना। टैलेंट्स के आधार पर हो सकता है। अगला रुचि, रुचि मतलब है इंटरेस्ट, ठीक है ना। उनका इंटरेस्ट के आधार पर हम इन सभी का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। किसी का पढ़ने में इंटरेस्ट होगा, किसी का खेलने कूदने में इंटरेस्ट होगा, किसी का डिबेट्स में इंटरेस्ट होगा, तो सबके इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं। और पांचवा कह दें फ्रेंडली, यानी कि एक फ्रेंडली का मतलब हम व्यवहारिक कर दें या
हाँ व्यवहारिक कर देते हैं, व्यवहारिक है या स्टूडेंट आपस में फ्रेंडली है कि नहीं। चलिए फ्रेंडली, ठीक है ना। तो अब इसमें हम अगर देखें हाइट, स्वास्थ्य, प्रतिभा, रुचि और फ्रेंडशिप, फ्रेंडलिप या व्यवहारिकता, इन आधार पर इन 60 स्टूडेंट्स का हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हो सकता है जो स्टूडेंट्स टैलेंट्स है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, रुचि रखता है, वो व्यवहारिक ना हो, ठीक है ना। जो स्टूडेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा है, हो सकता है उसकी हाइट बहुत कम हो। जिस स्टूडेंट्स की हाइट बहुत अच्छी है, हो सकता है उसमें टैलेंट कम हो। जो स्टूडेंट बहुत टैलेंट व्यवहारिक है, हो सकता है वो टैलेंट ना हो। ऐसे डिफरेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर अब हम इस 60 क्लास की स्टूडेंट्स के आधार पर, इस आधार पर कह दिया जाए कि आप अपने क्लास का एक क्लासिफिकेशन करिए, एक आधार पर एक मानक को लेकर एक डेवलपमेंट क्लास का आधार तैयार करिए, तो सबके लिए डेवलपमेंट अलग होगा। कैसे? अगर हमें कोई खेल की टीम बनानी है, ठीक है ना, खेल के लिए प्ले टीम्स तैयार करनी है, तो अब स्पोर्ट टीम का जो आदमी होगा उसके लिए जो टैलेंट है लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, हाइट अच्छी नहीं है, तो उसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो हेल्थ टीम की अगर बात करेंगे तो हेल्थ टीम की नज़रिए से उस स्वस्थ और ऊंचाई वाला व्यक्ति उपयुक्त होगा, टैलेंट वाला उपयुक्त नहीं होगा, जिसके पास हाइट और स्वास्थ्य नहीं है। समझ आ गया? सेकंड, अगर हम लोग ले लेते हैं, अब खेल कूद के बाद हम लोग डिबेट्स ले लेते हैं। अगर वाद विवाद की एक टीम बनानी है, डिबेट्स की एक टीम तैयार करनी है, डिबेट्स की एक टीम तैयार करनी है, तो अब हमें इस हाइट और स्वास्थ्य से ही मतलब नहीं है। बच्चा टैलेंट होना चाहिए, उसमें प्रतिभा होनी चाहिए, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, अगर हम लोग मान लीजिए एक संगीत टीम, एक सॉन्ग टीम तैयार करना चाहते हैं, संगीत कंपटीशन के लिए तैयार करना चाहते हैं, उसमें इंपॉर्टेंस होगा रुचि, उसका संगीत में उस स्टूडेंट्स का रुचि होना। ओके, तो वहाँ पर भी हाइट और स्वास्थ्य इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा जितनी उसकी रुचि और उसका गला या उसकी प्रतिभा, टैलेंट काम करेगा। समझ आ गया? इसी प्रकार से अगर हम लोग एक पिकनिक टीम तैयार करते हैं, हमें पिकनिक पे जाना है और उस पिकनिक के लिए टीम तैयार करते हैं, तो उस समय हम लोग ऐसे स्टूडेंट ढूंढेंगे जो फ्रेंडली हों, व्यवहारिक हो, ठीक है ना। साथ में अगर कहें तो वह जो है एक प्रकार से पिकनिक के लिए हेल्पफुल हो, मतलब सुलझे हुए हों, ऐसे लोगों को हम ढूंढने का प्रयास या ऐसे लोगों की टीम बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमने क्या देखा कि अगर एक क्लास में हम क्लासिफिकेशन करना चाहें, विभाजन करना चाहें, तो हर एक मानक पर या हर एक नज़रिए पर एक नया मानक तैयार होता है। यानी कि अगर हम कहें कि चयन के लिए एक अलग अलग मापदंड निर्धारित करते हैं, फिर भी हम लोग अगर एक क्लास का क्लासिफिकेशन करते हैं तो इन सभी मानकों में कोई 1 या 2 यानी 1-2 मानक को लेकर हम क्लास का क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे हम लोग टैलेंट को लेकर कर सकते हैं, यानी कि किसमें कितना अच्छा टैलेंट्स है, यानी कौन एग्जाम में कितना अच्छा मार्क ग्रेन करता है, कितने अच्छे मार्क प्राप्त करता है, इस आधार पर हम क्लास का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम डेवलपमेंट्स की बात करें, यहाँ क्लासिफिकेशंस की बात करें, तो हर एक गोल्स के लिए, हर एक उद्देश्य के लिए उसके जो मापदंड हैं वो डिफरेंट होंगे, अलग होंगे। हमें इनमें से
किसी एक या दो मापदंड को लेकर क्लास का क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम लोग आते हैं देश या राज्यों का, किसी कंट्री या किसी स्टेट का क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करते हैं तो उसका मुख्य आधार होता है इनकम या आय। ठीक है ना। हम क्लासिफिकेशन कई आधार पर कर सकते हैं। उस देश के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति कैसी है, लिटरेसी रेट कैसा है, ठीक है ना, हेल्थ कैसा है, ये सब चीज़ें, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, लोगों को कैसी व्यवस्थाएं प्राप्त हो रही हैं, इन सबको आधार ले सकते हैं। लेकिन इसका मानक निकालने के लिए किसी एक या दो मापदंड को लेकर हम कार्य कर सकते हैं। तो उन एक व दो मापदंडों में अगर कहें तो हम राज्यों का या किसी कंट्री का जो विभाजन है वो हम लोग किस आधार पर करते हैं, इनकम या आय के आधार पर करते हैं। आय के आधार पर हम कंट्री को या राज्य या स्टेटों को विकसित यानी डेवलप्ड और अविकसित अंडर डेवलप्ड कंट्री में डिवाइड करते हैं। डेवलप कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री में विभाजित करते हैं। किस आधार पर, इनकम के आधार पर, आय के आधार पर। ओके। अब यहां पर आय से मतलब क्या है? आय से मतलब है कि मानवीय, आय से मतलब है कि उस कंट्री के लोग अपनी जो ह्यूमन नीड्स हैं, मानवीय आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को इस इनकम से प्राप्त कर पाता है या नहीं। यदि वह अपनी इस इनकम से अपनी नीड्स पूरी कर लेता है तो वो डेवलप्ड है, अगर नीड्स पूरी नहीं कर पाता तो अंडर डेवलप्ड है। ओके। लेकिन एक समस्या है, आय को लेकर हमने विभाजन किया, इस आय में भी एक समस्या है। समस्या क्या है कि किसी भी कंट्री की आय के साथ जनसंख्या भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो इनकम की दृष्टि से टॉप 5 कंट्रियों में भारत को गिना जाता है। इनकम की दृष्टि से भारत को टॉप 5 कंट्रियों में गिना जाता है, यानी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत 5वां स्थान रखता है। लेकिन तब भी भारत क्या है, अंडर डेवलप कंट्री है, वह डेवलप नहीं है। जबकि उसके पीछे रहने वाले फ्रांस, ठीक है ना, डेवलप कंट्री है। ऐसा क्यों है? तो कुल मिला के निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी भी देश की इनकम या डेवलपमेंट का निर्धारण सिर्फ इनकम के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इस इनकम के स्थान पर एवरेज इनकम यानी औसत आय का निर्धारण किया जाना चाहिए, या कहें कि जो एवरेज इनकम है वो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। तो एवरेज इनकम होती क्या है? एवरेज इनकम है किसी भी कंट्री की कुल आय, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन यानी जब हम किसी भी कंट्री की आय में वहां की पॉपुलेशन से डिविजन्स कर देंगे, विभाजन कर देंगे, तो जो निकलेगा वो कहलाएगा एवरेज इनकम या औसत आय। और इस औसत आय को हम लोग जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय यानी एक व्यक्ति की इनकम निकलेगी, इसे हम लोग पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम। तो एवरेज इनकम को ही हम लोग प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है एवरेज इनकम कैसे निकलता है? तो किसी भी कंट्री की कुल पॉपुलेशन, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन।
तो जब हम एवरेज इनकम निकालेंगे तो टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो एवरेज इनकम निकलेगी, वो एक व्यक्ति की इनकम होगी, इसलिए उसे हम प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम कहते हैं। इससे जुड़ा एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, आपकी बुक में एक चार्ट दिया गया है, आपकी बुक पर एक चार्ट बनाया गया है जिसमें दो देशों के नागरिकों की इनकम का विवरण है, ठीक है ना। ऐसे करते हैं, ये एक टेबल है, यहां पर ठीक है ना, ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है, ठीक है ना। यहाँ 5 पर्सन है, इन पर्सन की जो आय है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो जैसे हम देखें पहले वाले में 9500 मंथली या एनुअल, जो आप समझना चाहें, 10,500 रुपये, फिर 9,800 रुपये चौथे की इनकम है, 10,000 रुपये पांचवें की इनकम है, चौथे की है, और 10,200 रुपये पांचवें की इनकम है। यानी टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ एवरेज इनकम आप लोग निकालिए तब तक। यहाँ पर देखिए 500, 500, 500, 500 और 48,000, ठीक है। तो दोनों की एवरेज इनकम आप अगर निकालें तो देखिए ये हो गया 48, 49, 50,000, ठीक है ना, डिवाइड 1 2 3 4 5, यानी कि एवरेज इनकम कितनी आई, 10,000, ठीक है ना। इसका भी अगर जोड़ेंगे तो ये भी वही होगा, 50,000 अपॉन 5 बराबर 10,000। यानी हमने दो कंट्रियों का यहाँ लिख देंगे औसत आय, तो औसत आय या एवरेज इनकम 5,000 अपॉन 5 बराबर 10,000। यहाँ भी होगा 50,000, 15,000 अपॉन 5 बराबर 10,000। अब आपसे कहा जाए, एक कंट्री ऐसी है जहां के सभी लोगों की एवरेज आय लगभग समान है, ठीक है ना, समझ आ गया। एक कंट्री ऐसी है जहां अधिकांश लोगों की एवरेज इनकम बहुत कम है और कुछ लोग ही क्या है, डेवलप्ड है, अधिक धनी है, लेकिन इन दोनों कंट्रियों की स्थिति अच्छी है। दोनों की एवरेज इनकम कितना है, 10,000 है। तो यदि आपसे कहा जाए कि आप कंट्री ए और कंट्री बी में किस देश के सदस्य होना चाहेंगे, तो शायद अधिकांश लोग ए ऑप्शन चुनेंगे, क्योंकि वहां अधिक से अधिक लोगों की इनकम, एवरेज इनकम समान है। हाँ, दूसरे का ऑप्शन हम चुन सकते हैं, लेकिन वो एक शर्त होगी कि जब हम यहाँ के पांचवें व्यक्ति हों, जब हम यहाँ के 5 पर्सन हो तो हम बी में रहना पसंद करेंगे, अन्यथा हम कहाँ रहना पसंद करेंगे, कंट्री ए में। इसलिए इनकम एकमात्र ये डेवलपमेंट का निर्धारण का कारक नहीं हो सकता, क्योंकि इनकम तो इसकी भी वही है 50,000, इनकम यहां भी 50,000, लेकिन यहां अधिकांश लोग गरीब हैं, कुछ अमीर हैं। यहां लगभग सभी समान हैं, वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सब कर सकते हैं, यहां एक कर सकता है। इसलिए किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के निर्धारण के लिए इनकम इज नॉट मस्ट ऑप्शन, इनकम एकमात्र मस्ट ऑप्शन नहीं है या इनकम मस्ट ऑप्शन नहीं है, बल्कि एवरेज इनकम इज ए मस्ट ऑप्शन। ओके, एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम एक बढ़िया ऑप्शन है, या इसके माध्यम से डेवलपमेंट का निर्धारण कर सकते हैं। एक टॉपिक थोड़ा सा है, उसको भी यहीं बता देते हैं। तो एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है, विश्व विकास रिपोर्ट। तो यहां पर डाटा 2017 का है। 2017 के विश्व बैंक द्वारा जो विश्व विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, विश्व विकास रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया, उसमें उसने 3 कैटेगरी में बांटा है।
एक विकसित राष्ट्र, ठीक ना, यानी विकसित देश, या कह दें एक उच्च आय वाले, ऐसे कर दीजिए, उच्च आय वाले या समृद्ध देश, मध्यम आय वाले देश और निम्न आय वाले देश। तो ऐसी कंट्री जिनकी एवरेज इनकम, औसत आय, पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है, जिनकी एवरेज इनकम $12,056 यानी 12,056 डॉलर या इससे अधिक है, वह किसमें आते हैं? समृद्ध कंट्री के अंतर्गत आते हैं। और ऐसी कंट्री जिनकी एवरेज इनकम $995 से कम है या इतनी या इससे कम है, वो निम्न आय वाली कंट्री पे आते हैं। इसके बीच में जो रहेंगे, इससे अधिक और इससे कम, वो मध्यम आय वाले होंगे। तो भारत यहीं पर आता है, मध्यम आय वाला है, क्योंकि 2000 में जो भारत की पर कैपिटा इनकम थी वो $1820 थी। ओके, डेवलप, अंडर डेवलप, और एक उससे भी नीचे होता है अल्प विकसित जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के भारत विश्व विकास रिपोर्ट में समृद्ध कंट्री, मध्यम कंट्री और निम्न आय वाली कंट्रियों में इनको बांटा गया है। तो इस आधार पर इनका विभाजन किया जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे आय के अलावा अन्य मापदंड। ओके, हम इनकम, किसी भी राष्ट्र या स्टेट के डेवलपमेंट की बात, अभी हमने सिर्फ इनकम की बात की, सिर्फ इनकम। जैसे हमने वहां पढ़ा था आय, फिर अदर गोल्स, फिर आगे हम लोग देखेंगे आय एंड अदर क्राइटेरियाज। हम आय के अलावा, इनकम के अलावा कौन कौन से अदर क्राइटेरिया जो क्राइटेरिया हैं उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आज यहीं तक। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।